नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारे मर्चेंडाइज को आप क्लिक करके अवश्य देखें, जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है। और उसमें टी-शर्ट्स, पोलो शर्ट्स इत्यादि सब आपको उपलब्ध मिलेंगे, कुर्ते भी मिलेंगे। तो स्वागत है आपका विजय जी, जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार और सर। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों या डिफेंस पॉलिसीज़ हों, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप को लेके कन्फ्यूजन। वो रोज़ टैरिफ चेंज करते हैं, वो रोज़ अपना पोस्चर चेंज करते हैं। वो कभी रूस और यूक्रेन में सीज़ फायर कराने चलते हैं, तो वो सीज़ फायर कराते-कराते वहाँ पे और मामला जो है हॉट हो जाता है। कभी भारत और पाकिस्तान का क्रेडिट लेते हैं। तो ये जो ट्रंप का जो पोस्चर चल रहा है, वो विश्व को और ख़ास तौर से विश्व इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा और अमेरिकन इकोनॉमी को क्या करेगा? अभी एलन मस्क ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उनका जो बिग ब्यूटीफुल बिल था, उसको बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ किया। तो आप ज़रा थोड़ा इसको खुलासा करें। सर देखिए, ट्रंप साहब की जहाँ तक बात है, ट्रंप साहब का मजबूरी ये हो गई कि इनको वर्ल्ड लीडर बनना था और ओवरनाइट बनना था। ग्राउंड रियलिटी उन्होंने समझी नहीं, इंडस्ट्री में किन लोगों से कंसल्ट किया ये पता नहीं। अमेरिका की डिपेंडेंसी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अब अचानक उन्होंने कहा कि साहब आप टैरिफ हमारे हिसाब से चलाओ। अब सवाल इस बात का है कि अगर आपके हिसाब से चलाएँ, तो वही देश चलाएँगे जो 100% आप पे निर्भर हैं। अगर लोग आप पे निर्भर नहीं हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। ये बात उन्होंने समझी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है, हम सब यही करेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि भई जो ल्यूक्रेटिव मार्केट है वो हर एक के लिए नहीं है। अगर अमेरिका को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? पहली बात। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, जिनको वो शायद नहीं समझ पाए, कि आप अगर सारी इंडस्ट्रीज अमेरिका में ही लगा देंगे और बाहर से नहीं खरीदेंगे, तो अगर दूसरे देशों ने भी आपसे खरीदना बंद कर दिया, और आप तो वैसे भी दुनिया के एक्सपेंसिव देश हो, आप तो सस्ते हो नहीं। बिल्कुल। चाइना के मुकाबले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका की 30 से 40% तो इंडिया से ज्यादा है। चाइना से कम 50 से 100% ज्यादा होगी कई क्षेत्रों में। हुँ, उस स्थिति के अंदर आपसे कोई क्यों लेगा? आपने फैक्ट्रियां तो लगवा ली, वो माल कहाँ बेचेंगे? क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है ईवीज को लेके। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी रिलीज करी, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। जी। उन्होंने ये कहा है भारत सरकार ने कि अगर आप $500 मिलियन भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको 30 लाख से ज्यादा अगर आपकी गाड़ी की कीमत है, तो हम हुँ, 15% ड्यूटी पे लाने देंगे, नहीं तो 70% लगेगी। हुँ, अब सारी जो दुनिया की कंपनियां हैं, उनका इंटरेस्ट है कि भारत का मार्केट चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इन्वेस्ट भी करेंगे और जब तक हमारी फैक्ट्रियां तैयार होती हैं तब तक हमें इंपोर्ट भी करने दीजिए। तो गवर्नमेंट को हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन अब ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं, इंडिया में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आप 70% ड्यूटी दे दो। अब सवाल इस बात का है कि वो ये भारत सरकार पे दबाव डालेंगे कि जी आप 70% क्यों ले रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट क्यों मांग रहे हैं। अब ये इलॉजिकल बात अगर वो करते हैं, तो फिर कौन सुनेगा उनकी बात? चाइना ने तो साफ मना कर दिया। अब मजबूरी अमेरिका की देखिए सर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मटेरियल से बनने वाली जितनी चीजें हैं, उस पे चाइना ने बैन लगा दिया है कि अमेरिका नहीं जाएंगी। हुँ, अब अमेरिकन इंडस्ट्री की मजबूरी ये हो गई है कि उसके बगैर आप कुछ बना नहीं सकते। आप ईवीज नहीं बना सकते, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते, पावर प्लांट्स नहीं बना सकते, मोबाइल्स नहीं बना सकते। और चाइना, जो अमेरिका के पास टोटल स्टॉक है, वो है सिर्फ 18 महीने का। हुँ, अब 18 महीने को आप सेल्फ सफिशिएंसी के नाम पे अगर आप फैक्ट्री भी लगाओगे तो 10 साल लगेगी, क्योंकि हुँ, उस रेयर अर्थ को प्यूरिफाई करने के लिए जो फैक्ट्रीज चाहिए वो आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, उसके बाद उससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके पास नहीं है। चाइना आपसे इस समय 20 साल आगे है, अमेरिका से 20 साल आगे है रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी। और
प्रॉब्लम क्या हुई, अमेरिका ने रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स के लिए अब रेयर अर्थ की चाइना से स्मगलिंग शुरू करवाई, उसको चाइना ने पकड़ लिया। हाँ, चाइना ने हांगकांग से और एक और प्रोविंस से रेयर अर्थ के मटेरियल को शोल्डरिंग पेस्ट करके स्मगलिंग करवाना शुरू किया, चाइना ने पकड़ लिया। अब उन्होंने कानून और स्ट्रिक्ट कर दिए कि अब तो बिल्कुल ही नहीं जाने, थोड़ा बहुत जो निकल रहा होगा इधर उधर से अब वो भी बैन हो गया। साथ ही साथ चाइना ने यह भी रूल बना दिया कि जो देश हमसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स खरीदेगा उसको ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि तुम आगे इसको अमेरिका को पास ऑन नहीं करोगे। तो अगर मान लीजिए भारत को भी चाहिए, भारत की कंपनियों के लिए भी हालत खराब है, 2 महीने से ज्यादा की इन्वेंट्री इनके पास भी नहीं होगी, अगर चाइना से ये लेके आते हैं तो चाइना को ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप ये मटेरियल जो हमसे इंपोर्ट कर रहे हो ये आप अमेरिका को नहीं दोगे। तो उन्होंने अमेरिका को चारों तरफ से दूसरे ढंग से घेरना शुरू किया है कि हम आपकी क्रिटिकल सप्लाई ही रोक देंगे, तब आप क्या करोगे। और ट्रंप साहब जो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं तो चाइना कहता है नेगोशिएशन कर लो, लेकिन रेयर अर्थ का जो चैप्टर है वो नेगोशिएशन से बाहर है, हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ चाइना ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है, उन्होंने कहा आपकी जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनियां सब तो बनाती तो चाइना में ही है, मत लो हमसे, कहां जाओगे आप, ओवरनाइट कैपेसिटी आप क्रिएट कर नहीं सकते। अगर आप कहोगे कि वहां पे मान लीजिए कि मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड के बैग्स बना रहा हूं या जूते बना रहा हूं, आप आगे इंडिया में बनाने लग जाओ, इतना आसान तो नहीं है ना सर। आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल चाहिए, उसके मोल्ड्स चाहिए, स्किल चाहिए, फैक्ट्री सेटअप का टाइम चाहिए, तो तब तक क्या बाजार खाली रखोगे। तो यहां तो अमेरिका की कंपनियां खुद फंस गई हैं। अब आईफोन ने भी कोई 5-7 साल लगाए तो आपके चाइना से इधर प्रोडक्शन शिफ्ट करने में। सर कहीं भी लगता है, मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल फैक्ट्री, आज आप सर आज आपके एडिबल ऑयल की फैक्ट्री जो कुछ नहीं है, कमोडिटी प्रोसेसिंग है, अगर आप वो भी फैक्ट्री लगाते तो आपको साल तो उसमें लग जाता है सर, घर बनाने में साल लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये अमेरिका पे ही भारी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनियों को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अब वो रॉ मटेरियल जहां से भी लाएंगे महंगा लाएंगे, और जब महंगा लाओगे आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने ही कंट्री के प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने एक जो गलती करी, मैंने एक इस पे भी डिटेल वीडियो बनाया था कि क्या ट्रंप साहब ने गलत डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से उनको क्या करना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि भाई रॉ मटेरियल पे हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कि एक टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ फिनिश गुड्स पे बढ़ाएंगे, तब तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आता। आपने ब्लैंकेट हर एक पे रेट बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल भी फिनिश गुड्स भी, तो ठीक है अमेरिका पहले ही महंगा था और महंगा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अब इन्होंने जैसे अभी लेटेस्ट, हालांकि ट्रंप का तो पता नहीं चलता है ना कि वो रोज कुछ ना कुछ करता है, वो फिर अगले दिन वापस ले लेता है, फिर तीसरे दिन उसको बढ़ा देता है। अब स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ लगा दिया। अब स्टील पर एल्युमिनियम में टैरिफ लगाने से अचानक आपने टैरिफ लगा दिया तो अचानक जो है वो लोग स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका में तो बनाने नहीं लगेंगे, क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम की फैक्ट्रीज अमेरिका से गए हुए मेरे ख्याल से 3-4 दशक हो चुके। सर मैं यही कह रहा हूं, स्टील की नहीं हर चीज का ये हाल है आज, यहां तक कि व्हाइट हाउस के अपने सोवरनियर्स है वो भी चाइना से बन के आते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको कम से कम अमेरिका में बनाना शुरू किया है, वहां भी उनके लिए प्रॉब्लम। तो मेरा यही कहना है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, शॉर्ट साइटेड व्यू में लिया गया डिसीजन है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो यूएस की कोर्ट है, उसने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड न्यूयॉर्क में है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि ट्रंप ने गैर कानूनी काम किया, ये कोर्ट का कहना है। उसमें साफ उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से आप टैरिफ लगा रहे हो ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, आप सिर्फ इमरजेंसी में सप्लाईज को सस्पेंड कर सकते हो। अगर कोई वॉर है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, यहां तो इन्होंने हर चीज नेशनल सिक्योरिटी में बना दी। एजुकेशन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी, जूता लाना है नेशनल सिक्योरिटी, आपको कुछ और काम करना है, सब्जी बेचनी है वो भी नेशनल सिक्योरिटी। ट्रंप साहब ने तो हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी बना दिया। इसको लेके कोर्ट ने बोल दिया कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, आपको सिर्फ इमरजेंसी में ये अधिकार दिए गए हैं। इस समय अमेरिका पे कोई ऐसी आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है।
ये काम कांग्रेस का है, आपका नहीं है। इसीलिए जो टैरिफ लगाए गए हैं उस पर स्टे कर दिया गया। और यही कारण है कि अब भारत का जो नया नेगोशिएशन अब जो इस हफ्ते होना है अमेरिका के साथ, उसमें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही देखेगी कि कब तक हम इनको इंतजार करें, ताकि वहां की जो कोर्ट्स हैं उनसे मैसेज क्लियर हो जाए, ताकि उसके बाद हम ढंग से नेगोशिएट करें। तो ये तो चल ही रहा है सर। भारत ने भी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया हैज अग्रीड टू जीरो टैरिफ्स। इंडिया ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया उस चीज को, हो गए करीब 15-20 दिन। सर ऐसा है ना, ट्रंप साहब को क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ही हैज टू जंप अहेड। अब वो किस बात का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, अब वो दोबारा राष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं, पता नहीं क्यों परेशान हुए जा रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। और जो उनको करना है वो उनको करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट लेने से अल्टीमेटली रिलेशन ही वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो सीज फायर का हो, किसी और मुद्दे का हो, भारत सरकार को अब आज अगर आप देखें अमेरिकन के कॉमर्स सेक्रेटरी का आज का मैसेज है, कल उन्होंने कहा था कि इंडिया इज क्लोज टू साइनिंग डील एंड इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड। मेरा आप कल का वीडियो देखें, उसमें मैंने यही कहा है कि क्यों रुक गया इंडिया अमेरिका ट्रेड डील, ये मेरा टाइटल है कल का। जी, मैंने एंटीसिपेट किया था आज एग्जैक्टली जो कॉमर्स सेक्रेटरी का नया स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि दिस ईयर वी कैन ओनली कंक्लूड मिनी डील। कंप्रिहेंसिव नहीं, मिनी डील मतलब एक आधे प्रोडक्ट को लेके आप कोई टिंकरिंग कर लो, आप कहोगे मेरे को मोटरसाइकिल बेचने दो भाई, अब क्या कर सकते हो। तो छोटी मोटी डील होगी, क्योंकि जो इश्यूज उठाए गए हैं, मैंने अपने वीडियो में डिटेल में इस पर डिस्कस किया है कि जो 5-6 मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में विवाद के हैं, वो इतने आसान नहीं है हैंडल करना, और भारत सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं कौन और कौन से हैं ये अमेरिका के मुद्दे? लिए भी चुनौती है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, वो तो खासकर डेयरी पोल्ट्री। ईयू से भी ये तय हो गया कि हम एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे। ईयू से जो नेगोशिएशन हो रहे हैं, आज ही हाँ तो खबर आई है। वही, हाँ तो वो जब बात आ रही है, और भारत सरकार जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से बाहर हुआ है, वो इसीलिए तो हुआ कि भाई आप बार बार एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हो। तो मेरा वही कहना है सर कि ये जो बात हो रही है, ये अमेरिका लॉजिक नहीं समझ रहा है, वो अपनी टांग फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मुद्दा, इन्होंने ये कहा कि साहब जो भारत सरकार का एजेंडा ये है कि भाई हमारे यहाँ पे जितने भी इम्प्लांट्स आते हैं, चाहे वो नी जॉइंट्स हो, स्टंट्स हो, जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, उन पे प्राइस कंट्रोल है। क्योंकि आपको पता है कि 15,000 का डिवाइस 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डॉक्टर किसी भी रेट पे लगाते थे, तो सरकार ने उसको कंट्रोल किया। अमेरिका का ये कहना है कि आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। अरे तो हिंदुस्तान की गरीब आबादी को मरने दे, मतलब पैसा नहीं होगा तो स्टंट नहीं लगेगा, आप कहना क्या चाह रहे हो। जब आपका 15,000 का है तो 5,000 प्रॉफिट ले लो, ये क्या 15,000 का तुम 1.5 लाख में बेचोगे, ये चोर बाजारी क्यों। ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, चोर बाजारी करने दो। तीसरा मुद्दा आता है डेटा सेंटर्स को लेके। हम कह रहे हैं कि जो इंडिया का ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का डेटा है, वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप यहाँ पे डेटा सेंटर लगाइए। वो कहते हैं नहीं जी, हम हमारे यहाँ रहने दो, जबकि 75% ऑफ सोशल मीडिया कंजम्पशन इज इन इंडिया। और वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ रहने दो, इंडिया क्यों चाहता है डेटा लगाना। तो कहने का मतलब ये है कि उनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है इसके पीछे। आप चाहते हो कि अमेरिका आगे बढ़े, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ये जो इशू आ रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वो सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, वो दूसरे देश की नहीं सोच रहे। और यहाँ पे आके भारत सरकार को भी सोचना है कि हम इनके लिए क्या करें। तो ये सब मुद्दे हैं सर जिनको लेके इशू बन रहा है। एक और भी हमने देखा कि भारत ने जो इनके जो स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पे जो कंसेशन दे रखे थे वो विड्रॉ किए, तो उसको वो डब्ल्यूटीओ में अपोज कर रहे हैं और खुद की तरफ से जो मनमर्जी हो रही है वो लगा रहे हैं। नहीं वो तो है ही उसको। सर इसके अंदर एक मुद्दा और भी था कि भारत ने ये कहा कि भाई पहले तुम हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे हमारे पास ड्यूटी फ्री एंट्री का ऑप्शन था अमेरिका में। ये कहते हैं हाँ हम तब देंगे जब आप हमारी कंडीशन मानोगे।
तो ऐसे तो सर नेगोशिएशन नहीं हो सकता ना, कि आप ही की आपकी सुनी जाए और बाकी देश कुछ ना करें। तो फिर यही होगा कि जो आप बाकी देशों के साथ उलझते जाएंगे। फिर ये चाहते हैं कि हम, अब इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि हमारे संबंध इसलिए इंडिया से बढ़ नहीं रहे इतने ज्यादा क्योंकि आप लोग रशिया डिपेंडेंट हो। अरे भाई, तुम्हारे पे हम भरोसा कर नहीं सकते, रशिया को हम छोड़ दें तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो हम तो अपने दोस्त के साथ रहेंगे ना। अब उनको इस बात को लेके दिक्कत है कि साहब हम रशिया के साथ क्यों हैं, उसको भी इन्होंने मुद्दा बनाया बारे। तुम तो रोज धोखा दे दो। जबरदस्ती सीज फायर कह दो हाँ, कि साहब हमने कराया सीज सीज फायर। फायर कह दो। अफगानिस्तान में आप गए, वापस निकल लिया, कल को आप ईरान के साथ क्या कर रहे हो, किस किस कंट्री के साथ क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं लगता है। आपका तो धोखाधड़ी का तो पुराना इतिहास है। देखिए, अगर आप याद करें तो सबसे पहला धोखा इन्होंने चियांग काई शेक को दिया था। जब चियांग काई शेक के साथ इनका अलायंस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद फिर जब सोवियत यूनियन के साथ में इनको कुछ चीज़ों की, कुछ समझौते की आवश्यकता पड़ी, तो सोवियत यूनियन के इंस्टेंस पे इन्होंने चियांग काई शेक को छोड़ दिया, और सोवियत यूनियन ने माओ को पूरा एम्पावर करके और चाइना पे कब्जा कर लिया, और ये आराम से बैठे देखते रहे। यहाँ तक कि चियांग काई शेक के ऊपर इन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, जिसकी वजह से वो हार गया। तो इनका तो इतिहास इसी तरह का है। सर, कारगिल के समय भी तो यही हुआ था ना, कि अगर आप हमें जीपीएस डेटा नहीं दे रहे, भारत सरकार को क्यों अपने जीपीएस सैटेलाइट छोड़ने पड़े? अगर इन्होंने कोऑपरेट किया होता तो दिक्कत नहीं आती। तो सवाल इस बात का है कि ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान को अपना सोचना है। तो ये बात तो सर हम सबके सामने है। एक बात और आती है कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी जैसे जिनके जिस किसी भी देश के सामने कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या आती है, और वो आईएमएफ के फैसिलिटीज़ में जाते हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करो। अब ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब की जो हेजिमनी है डॉलर की, वो तो बनी रहनी चाहिए। कोई भी डी-डॉलराइज़ेशन की बात ना करे। ये अपनी करेंसी जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, $1 इज़ टू ₹100, और साथ में एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे संभव? सर, डॉलर इनको इसलिए चाहिए क्योंकि गोल्ड का रिप्लेसमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने डॉलर बनाया, और डॉलर के हाथ, इनके हाथ में रहेगा तो जितनी करेंसी छापें करें, ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे कंट्रोल चाहते हैं। एक तरफ तो वो एजेंडा है। फिर ये चाहते हैं कि हमें कोई जो भी है वो हमसे भी खरीदे, हम दूसरे को दबा के रखें। तो ये, अब इनका सर ऐसा है ना कि इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि अमेरिका ही दुनिया में है, बाकी कोई देश नहीं है, किसी में दिमाग नहीं है। अब मजबूरी इनकी ये हो गई कि चाइना इनकी सुन नहीं रहा, रशिया इनकी सुन नहीं रहा, यूरोप से इनकी अब बन नहीं रही, कनाडा और मैक्सिको, ब्राजील इनके पास है नहीं। अब घूम फिर के एक इंडिया इनको सबसे बड़ा मार्केट दिख रहा है। अब बाकी जब कोई देश ले नहीं रहे, दिक्कतें कर रहे हैं, तो इनको इंडिया का बाजार चाहिए, और उसके लिए दादागिरी दिखा रहे हैं कि हम जैसा कहें वैसे करो। और दूसरी तरफ ये धमकाते हैं, इनको एक ही चीज पता है कि भाई इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूएस का सपोर्ट चाहिए। यही एक वीक पॉइंट इनको समझ में आ रहा है। रशिया के साथ इन्होंने कोशिश कर ली इंडिया को अलग करने की, वो संभव नहीं हुआ। अब चाइना इंडिया का जो रिफ्ट है उसको ये प्ले करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खेल तो सर बहुत पुराना है अमेरिका का, और मुझे लगता है इंडिया के डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर सब जानते हैं, इसीलिए वो भी स्लो जा रहे हैं। वो भी कोई ट्रम्प के मैसेजेस पे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा नहीं रहे, क्योंकि कहीं पे भी हमने देखा कि कोई भी बड़ा लंबा चौड़ा किसी भी मंत्रालय से या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है कि टैरिफ के नेगोशिएशंस में क्या चल रहा है। इसका मतलब भारत सरकार ने भी सोच लिया कि ठंडे बस्ते में रखो यार, जो चल रहा है चल रहा है, जो होगी देखी। एक स्टेटमेंट आया था डॉक्टर जयशंकर का कि कोई भी ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होने चाहिए। तो ऑब्वियसली। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि ये मत सोच, और ये तब आया था जब वो जीरो टैरिफ वाला स्टेटमेंट दिया था ट्रम्प ने। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था। सर, नेगोशिएशन का मतलब ही है म्यूचुअली बेनिफिशियल, नहीं तो नेगोशिएशन का पर्पस क्या है? फिर तो मैंने डिक्टेट कर दिया, फॉलो कर लो, फिर नेगोशिएशन की जरूरत कहाँ है? नेगोशिएशन तो तभी होता है ना जब लेन देन की बात हो। आप कहोगे नहीं मेरे को लेना ही लेना, देना कुछ नहीं है, तो ऐसे तो कोई नेगोशिएशन हो नहीं सकता।
तो ये तो फ्लॉड अप्रोच है ट्रंप साहब का, और इसको तो मेरे को लगता है अमेरिका के जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शायद ट्रंप को बेसिक इकोनॉमिक समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, और अमेरिका का ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये है सर। अच्छा, अगर ट्रंप की डिफेंस पॉलिसीज देखी जाए इसी परिप्रेक्ष्य में, जो डिफेंस पॉलिसीज पे वो यूक्रेन और रशिया के साथ कर रहे हैं, या पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहे हैं, या पहुंच के जो सऊदी अरब वाला, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया कतर वाला जो दौरा किया, यूएई वाला जो दौरा किया, उसमें कहा गया अरे मैंने तो इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। उसके बाद फिर वो एक बिल ले आते हैं, एलन मस्क उनसे अलग हो जाता है। एलन मस्क ने कहा कि साहब कि ये जो बिल लाए हैं, ये द बिग ब्यूटीफुल बिल, इट इज एन अबॉमिनेशन, ये शब्द यूज किया है। आज ही आया ट्रंप का ये स्टेटमेंट, इट इज एन अबॉमिनेशन। तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में फिर क्या दिखता है कि भाई ये आखिरकार कहाँ किस तरफ ले जाएंगे। साथ में ये भी आ गया कि साहब की ये इनकी तो पर्सनल डीलिंग्स चल रही हैं, इनके जो पर्सनल बिजनेसेस हैं उसके थ्रू जो भी चाहे इनको मैनेज कर ले। पाकिस्तान के साथ कोई उनकी वो वर्ल्ड फाइनेंस लिबरेशन, क्या WFL कोई कंपनी है, उसमें इनके परिवार के 60% शेयर्स हैं, उसमें घुस जाओ आप, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। तो एक तरह से एक ब्राइब वाला सिस्टम चालू कर दिया ट्रंप ने। सर ट्रंप के ऊपर तो बहुत सारे एलिगेशन है इस बात को लेकर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ रही है कि अल्टीमेटली जिस तरह से टैरिफ को ऊपर नीचे किया, जिस तरह से अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में 10 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन हुआ, वहां तो एक खुल के बात आ रही है कि साहब इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए स्टॉक मार्केट के थ्रू, क्योंकि इनको पता था। तो इन्होंने अलग पोजीशंस ले ली, कहीं पे शॉर्ट किया, कहीं पे कुछ किया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि साहब इनकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन कौन लोग थे, किनका फायदा हुआ इन टैरिफ को लेकर। ट्रंप के ऊपर सीधा सा सवाल लग रहा है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके कारण वहां पे भी इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी, उसका फायदा हो रहा है। अब जो बाकी टैरिफ डील्स आ रही हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, उनका पर्पज यही है कि आप आके मेरे से मिलो, अगर आपको कुछ और हो रहा है तो हम देखते हैं क्या करना है। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं बीइंग ए बिजनेसमैन, अब उनके कहाँ कहाँ किस किस से क्या क्या डीलिंग है, अब ये तो इंपॉर्टेंट है, देखना ही पड़ेगा। और यही चीज है जिसको समझना पड़ेगा। अब ट्रम्प साहब एज ए बिजनेसमैन क्या चाहते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके जितने डिसीजन उन पर सवाल तो खड़ा होगा। अब ईरान के साथ ये क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा सर, ईरान में भी क्या, देखो ईरान ने भी अपनी मिसाइल्स फोर्स दिखाई है, अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान की जितने मिसाइल हैं, आप ये समझिए जितनी रिफाइनरीज हैं मिडल ईस्ट में, जहां से अमेरिका या इंटरनेशनल मार्केट को ट्रेड होता है, अमेरिका का तो चलो एनर्जी सरप्लस हो गया है, यूरोप को, चाइना को, जहां पे भी है, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो कुवैत है, चाहे दुबई है, चाहे बाकी कंट्रीज हैं, कतर है, जहां जहां पे भी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सब ईरान की रेंज में। अब सवाल इस बात का है कि जब आप उसकी रेंज में हो तो आप कितना बड़ा रिस्क लोगे सर। आप अगर ईरान के पोर्ट्स पे भी अटैक करते हो या उनकी इंडस्ट्रियल साइट पे भी करते हो, और ईरान ने भी अगर 100-500 मिसाइल छोड़ दिए रिफाइनरीज पे, तो आपको पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो ये आसान नहीं है, प्रेशर बहुत है इन पे। अब देखना ये है कि अरे किस तरह से उसको। इनका तो मिलिट्री बेस है कतर में, सबसे पहले तो ईरान उसी को टारगेट करेगा। वो भी है, आसपास कई जगह हैं, हर मिडिल ईस्ट के अंदर इन्होंने अपने अपने बेस रखे हुए हैं। अब जिस तरह से हमने ब्रह्मोस बनाया है, बाकी जो इस तरह से लोगों ने काम किए हैं, तो सवाल तो अब इस बात का है ना कि सर ये कहाँ तक और कितना अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि जितने भी इनके बाकी दोस्त लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि मत करो ये, क्योंकि इससे हम सबका नुकसान होगा, तुम तो दूर बैठे हो, हम मरेंगे। तो ये सवाल जो बहुत बड़ा उठ रहा है, ये इनके लिए एक सिरदर्दी है, क्योंकि इस लड़ाई में कोई इनको साथ देगा नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो पहले कर लेते कोलिशन बना लिया था, जैसे इन्होंने इराक के टाइम पे या कुवैत के टाइम पे या बाकी जगह पे, अब इस कोलिशन में इनका साथ कोई नहीं दे रहा।
ट्रम्प साहब को पता है कि ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी, सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, और वो उतनी हिम्मत शायद जुटा नहीं पा रहे। एक कांग्रेस में एक बाईपार्टिसन बिल लाने की बात चल रही है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब जो भी रशिया से डीलिंग करेगा या रशिया से ऑयल लेगा, उसको हम 500% टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, मान लीजिए ये पूरी तरह से भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दें, तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पिछली बार तो जब सैंक्शन लगाए थे तो हमारी इकोनॉमी की रिकॉर्ड ग्रोथ हुई थी। देखिए सर, अगर सैंक्शन लगा देंगे तो हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है, और वो भी मेनली एग्रो कमोडिटीज का, वही दिक्कत में आएगा। कुल मिला के $100 बिलियन के आसपास। बाकी चीजों के लिए अल्टरनेट मार्केट है, इंडियन मार्केट्स को खुलना पड़ेगा, अफ्रीका जाना पड़ेगा, एशियन मार्केट्स में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, साइकोलॉजिकल है। हम एक्सपोर्ट का मतलब है यूरोप और अमेरिका। हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो उनको लिखता है कि एक्सपोर्ट का मतलब हम यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो स्टेटस सिंबल बना हुआ है। अगर अमेरिका अपना दुकान बंद करता है भारत के लिए, तो भारतीय इंडस्ट्री को नया बाजार ढूंढना पड़ेगा, वहां पे इनको चाइना से कॉम्पीट करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि थोड़े समय के लिए सेटबैक लगेगा, लेकिन अगर कंपनियों को एग्जिस्ट करना है तो ये क्वालिटी भी सुधारेंगे, कॉस्टिंग भी सुधारेंगे, नया मार्केट भी ढूंढेंगे। साल 1.5 साल में सब ठीक हो जाएगा। तो कोई बहुत लंबा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ट्रेड का होता नहीं है। हमने जैसे जी। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं चाइना को हम माल नहीं भेजेंगे, मत भेजो। यहाँ से दुबई जाता है, दुबई से चाइना चला, मतलब कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं देंगे। यहाँ से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान चला जाता है। अब क्या रोक लोगे आप? ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो मिल गई ना सर पाकिस्तान को। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल ट्रेड में होती हैं, बहुत मुश्किल है मॉनिटर करना इन चीजों को। और जहां पोटेंशियल होगा वहां तो आदमी जाएगा ही जाएगा, और अल्टीमेटली आप बैन करके 500%, ठीक है, आप लगा लो टैरिफ। आप भारत से आपको चावल नहीं मिलेगा तो जहां से भी लोगे वो भी तो अपनी कीमत वसूल करेगा ना सर। भारत से जो आज दवाइयां जा रही हैं, सस्ती जा रही हैं, अगर आपको कहीं और वो दवाइयां सस्ती मिल रही होती तो आप पहले भी ले रहे होते। कॉमन सेंस है ना सर। बिजनेस में क्या होता है, मैं क्यों आपसे खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरी क्वालिटी मेरे रेट पे आपसे मिल रही है, इसलिए मैं आपसे डील कर रहा हूँ। अब आप कहोगे मैं 500% लगा देता हूं, तो चले जाइए महंगे सप्लायर के पास। नुकसान किसका हुआ? तो हम तो आप ही का भला कर रहे थे, आपको नहीं करना, ठीक है। आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन इकोनॉमी। अच्छा, डब्ल्यूटीओ का क्या भविष्य रहेगा, ये ट्रम्प बाबू की जो उठापटक चल रही है इसके चलते हुए? सर वैसे भी डब्ल्यूटीओ काफी हद तक तो डिफंक्ट सा ही हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डब्ल्यूटीओ एक काम क्योंकि के लिए हर एक रहता था, तो वो था। सारे लोग आपस में एफटीए करने के लगे हुए हैं। सर डब्ल्यूटीओ टूथलेस इसलिए हो गया है क्योंकि डब्ल्यूटीओ में एक ही एजेंडा रह गया था, वो था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का लेके। इस समय डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है जजेस का, उसमें एक भी जज नहीं है। क्योंकि पिछले 4-5 साल में जो रिटायर हुआ उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। आखिरी जज 2022 में रिटायर हो चुके। अमेरिका ने अपॉइंटमेंट होने नहीं दी, क्योंकि कोई तो तनख्वाह देगा। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट्स रोक रखी है, उसमें टांग अड़ा रखी है। तो आज वर्चुअली डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वो डिफंक्ट है। मतलब आप समझिए कोर्ट विदाउट जजेस। जी। अब बाकी आप लड़ते रहिए, वो तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वैसे भी सुन कौन रहा है एक दूसरे की। नॉन टैरिफ बैरियर लोग लगाए ही जा रहे हैं, बाकी चीजें करे ही जा रहे हैं। करेक्ट। मैं आपका जो कृषि विशेषज्ञ वाला जो रूप है, उसके हिसाब से मैं आपसे प्रश्न उठाना चाहूँगा कि आप लगातार देख रहे हैं कि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, उसके बाद से जो अर्ली खरीफ की सोइंग हो रही है पाकिस्तान में, तो उस पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? इसके बाद फिर हम ट्रंप की इकोनॉमिक और दूसरी नीतियों के बारे में भी बात करेंगे। सर जो भी डेवलपमेंट हुआ है पहलगाम के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और जिस तरह से भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया, तो निश्चित रूप से ये पता ही था कि पानी के बगैर खेती हो नहीं सकती। और जिस तरह से पाकिस्तान में अगर हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है पाकिस्तान का, जो पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पे चिनाब और रावी जो नदियां चिनाब नदी और रावी नदी जो वहाँ जा रही हैं, उसका अगर पानी रुकता है तो डेफिनेटली वहाँ पे पहले भी क्राइसिस था, अब क्राइसिस और बढ़ जाएगा।
और जब पानी नहीं होता तो सोइंग में असर आता है। किसान भी डरता है बीज लगाने के लिए कि अगर पानी नहीं मिला तो बीज लगाना भी बेकार हो जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो काफी सीरियस है। और पानी लगाने के बाद जो फर्स्ट इरिगेशन है, जिसको कहते हैं हम, ये अंकुरण के लिए जो पानी नमी की जरूरत होती है, अगर जमीन में वो प्रॉपर नहीं है और इस बार गर्मी ज्यादा है, निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और जैसा मैंने शुरू से ही कहा इस बात को, अपने कई वीडियोस में कहा कि पाकिस्तान को अगर हिट करना है तो इकोनॉमिकली हिट किया जाए, क्योंकि ये सस्टेनेबल भी रहता है और ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी नहीं होता। आफ्टर ऑल पाकिस्तान फूड कहाँ से खरीदेगा? क्या चाइना देगा, अमेरिका देगा, ईरान देगा, अफगानिस्तान देगा? क्योंकि नियरेस्ट कंट्री जिससे वो फूड खरीद सकता है वो फिर भारत है। कहीं और से लाएगा तो कॉस्ट ज्यादा है। तो कुल मिला के इसकी जो गलती करी है पाकिस्तान ने, इसकी कीमत तो उनको उठानी पड़ेगी। और अब क्योंकि पूरी जनता इस बात से इफेक्टेड होगी, इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, तो पूरे देश में एक सोच तो जाएगी कि हमने ऐसी बड़ी मूर्खता करी क्यों। और इसको जारी रखेंगे या सुधरेंगे, ये तो वक्त बताए। ये आपके कपास की सोइंग का भी सीजन है, और कपास पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, और पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, ये मालवा रीजन पंजाब का, इसमें सब में कपास की खेती होती है। तो कपास के ऊपर क्या असर पड़ेगा विशेषकर? सर देखिए, अगर कपास, अगर सोइंग टाइम है तो सोइंग में हर फसल को इफेक्ट तो पड़ता ही है। और जहां तक बात है कपास की, अगर वो बिल्कुल फुल फ्लेज स्टेजेस पे हार्वेस्टिंग लेवल में है तो बात अलग है। लेकिन जो कॉटन का सोइंग टाइम है, इससे के जो इम्पैक्ट वाला है पाकिस्तान पे, ये तो निश्चित रूप से सिर्फ कपास के लिए नहीं, जो उस पे इंडस्ट्री बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारा कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन सब पे असर आएगा। तो और इससे इनकी जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है करीब 15-20 बिलियन डॉलर का, उसके ऊपर भी असर आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल के साथ साथ इनका जो असर है वो कॉटन पे भी इनको पड़ने वाला है। और जैसा हम कह रहे हैं कि अगर सोइंग ही नहीं हुई तो फिर फसल कैसे आएगी? और जब फसल नहीं होगी तो ना एक्सपोर्ट होगा, ना इंडस्ट्री चलेगी, ना किसानों की इनकम होगी, और जो सिचुएशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। क्योंकि मैं ये एक आंकड़ा देख रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब कि जो सबसे अधिक एरिया है, जो भी इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका 15% कपास का एरिया है। तो 15% एक क्रॉप के लिए बहुत बड़ा एरिया होता है। बिल्कुल होता है सर, क्योंकि कुल मिला के स्थिति ये है कि अगर कपास, क्योंकि वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी रही है, उसका जी हाँ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस भी रहा है। और पाकिस्तान के लिए कपास ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी सोर्स है। तो कीमत तो उनको काफी बड़ी चुकानी पड़ रही है इस पूरे मुद्दे में। और अगर कपास उनके हाथ से निकल जाती है तो जैसा आपको पता है सर कि इसे कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप का मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पर डिपेंडेंट है, आपका एक्सपोर्ट उस पर डिपेंडेंट है, इनकम उस पर डिपेंडेंट है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उस पर डिपेंडेंट है। तो कास्केडिंग इफेक्ट काफी सीरियस है। तो ये तो उनको समझना ही पड़ेगा कि ये जो कीमत है ये बहुत भारी, क्योंकि कई लेवल पे इम्पैक्ट है। और कैश क्रॉप का ज्यादा इम्पैक्ट होता है फिर अगर फैक्ट्रियों को माल नहीं मिला या सफिशिएंट नहीं मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी को लेकर, अगर कपास पैदा भी हो गया और क्वालिटी सही नहीं है तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी जाता है, बाकी समस्याएं भी होती हैं। तो सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स है सर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो उसके कई असर तो इनको देखने को पड़े। मैं जी, तो अब अभी राइस का भी सीजन आने वाला है। राइस और भी जो दूसरी जो है, जो लेट सोइंग दाल की वैरायटीज हैं, उनका भी आएगा। वो तो शायद बच जाए।
सर देखिए, राइस में अभी टाइम अगर देखे जाए, जैसे जो सिचुएशन हमारी है पंजाब की, आपकी इंक्रीज हो गई है। ओके, तो मेरा ये कहना है कि सर जो राइस का सिचुएशन है वो वही है जो हिंदुस्तान में है। जैसे हमारे यहाँ पे किसान काफी डिपेंडेंट है पैडी को लेकर, पंजाब क्षेत्र में सेम एग्रीकल्चर पैटर्न वहां भी है। और अगर उनको पानी नहीं मिलता है इस इंडस सर जो पैडी कल्टीवेशन है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, उनको भी उतना ही पानी चाहिए जितना हमारे यहाँ पंजाब को चाहिए। और इसीलिए अगर वहां पे इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पानी का सप्लाई नहीं होता है तो उनको अपने ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और जब वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो समस्याएं हमारे यहाँ आ रही हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, उससे ज्यादा समस्याएं पाकिस्तान में आएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रिचार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पानी वहां नहीं जा पा रहा है। अब समस्या ये है कि क्या वो पैडी लगाएं या ना लगाएं। अगर वो पैडी नहीं लगाते हैं किसान और उनको लगता है कि पानी नहीं मिलेगा, तो जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे भी बासमती के नाम से काफी एक्सपोर्ट होता है, उस पे असर आएगा, चावल का असर आएगा। फिर उनको जो दूसरा कॉटन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो है पैडी, मतलब राइस। राइस का अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो फिर उनके लिए दूसरी समस्या है। और साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन और फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस अलग हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही वाइटल है। लेकिन जो हरकत उन्होंने करी है तो उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है, और ये हम सबके सामने। 2023-24 में उनका 11% फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ। तो तब तक तो IWT कहीं पिक्चर में नहीं थी। 2024-25 का भी फिगर आना बाकी है, लेकिन कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती नहीं है। लेकिन अब जो करंट सीजन है इसमें तो वो क्राइसिस लेवल पे पहुंच जाएगा। सर देखिए, दो तीन चीजें हैं पाकिस्तान में। अगर हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो सीड है, एग्रोकेमिकल्स हैं, एग्रोकेमिकल्स उनको चाइना से मिल जाते हैं, फर्टिलाइजर वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जो सीड है, सीड टेक्नोलॉजी के लिए अभी तक पाकिस्तान में जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब से उनको लगा कि वहां पे प्रोडक्शन स्टेगनेंट है, उनको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उन्होंने अब जीएम टेक्नोलॉजी के नाम पे काफी कुछ लिबरलाइजेशन किया है, सीड इंपोर्ट करने का प्रयास किया है, ताकि जो फूड सप्लाई है, जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको वो बढ़ा सके। अब कितना कर पाएंगे बिना पानी के, बीज कितना उनकी सहायता कर पाएगा, अब ये तो वक्त बताएगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो बिना पानी के, तो जैसे कहा जाता है कि बिन पानी सब सून। अब देखना है पाकिस्तान आने वाले दिनों में कैसे मैनेज करता है। जी, और भारत जो है वो कैसे यूज़ करेगा जो पानी रेगुलेट कर रहा है उसको, हम उसको कितना कहाँ ले जा पाएंगे? देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने डैम्स को रोका है, फ्लो को रोका है, तो काफी कुछ वाटर तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। एक तो ऑप्शन ही हमारे पास ये है। दूसरा, नदी के किनारे आसपास जितने भी खेत हैं, अब कैनाल बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मिलके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अगर उनको फ्लेक्सी पाइप दे के, पंप्स दे के, अगर किसानों के एरिया तक पानी को पंप आउट कर दिया जाए, और जो रिमोट एरिया में या हिली टेरेन्स में है किसान जिनको पानी नहीं मिल पाता है, लोअर लेवल में तो फिर भी पानी बह जाएगा, लेकिन जो हाई रेंजेस हैं या जहाँ पे हिल साइड के खेत हैं, उनमें जरा पानी का स्ट्रेस रहता है। अगर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ पंपिंग सिस्टम लगा के नदी के दोनों तरफ अगर खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाए, तो मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, और जो सरकार खर्चा कर रही है उसकी कीमत भी आसानी से निकल जाएगी। और पानी है तो किसान फिर अब खुल के खेती कर सकते हैं। और ट्रॉपिकल क्रॉप में वैसे भी हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, और ये सारा जो पानी निकल रहा है ये कश्मीर साइड से निकल रहा है, तो मतलब इट इज ए टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में अगर पानी मिल जाता है और किसान खेती अच्छी कर लेता है, तो इससे काफी फायदा किसानों को हो सकता है, क्योंकि वो जो फसल है वो हिंदुस्तान में टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं होती।
तो ये बेनिफिट वहां के किसानों को मिल सकता है। ये आपका काफ़ी प्रैक्टिकल सजेशन है। और नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे राजस्थान में हमने देखा कि पहले जो क्योंकि वहाँ पे बड़ी अनड्यूलेटिंग लैंड है, वो आपके सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, तो सैंड ड्यून्स वगैरह में पहले कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, लेकिन जब से स्प्रिंकलर सिस्टम आया है तो वो सैंड ड्यून्स भी सारे के सारे कल्टीवेट होने लगे। क्योंकि फ्लड इरिगेशन में क्या होता है ना सर, वाटर सीपेज होके नीचे चला जाता है, वो पौधों को जितना चाहिए उतना तो थोड़ा बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन जो सरप्लस वाटर है वो या तो एवोपरेट हो जाता है या नीचे परकोलेट हो जाता है। जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर है, वो क्योंकि रूट जोन के आसपास रहते हैं तो इसका फायदा उनको मिल जाता है। जी, आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।